हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गोल पैरामाउंट 2.0 पर। देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हुई आसान। डियर फ्रेंड्स, गोल पैरामाउंट 2.0 जो कि हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है। हमारा पहला यूट्यूब चैनल गोल पैरामाउंट के नाम से चलता है, जिस पर कि कम्पिटिटिव क्लास की तैयारी कराई जाती है। तो इसके अलावा हम लोगों ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जो कि 2.0 के नाम से है। इस पर आपको बोर्ड एग्ज़ाम 9th 10th 11th और साथ साथ 12th के पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। अगर आप घर बैठे और फ्री में अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, तो आज की हमारी ये पहली क्लास है। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की जो एनसीईआरटी की मैथ है, उसमें जो पहला चैप्टर दिया हुआ है वास्तविक संख्याएं। देखिए, जो एनसीईआरटी की मैथ है इसमें पहला चैप्टर दिया गया है रियल नंबर्स। हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे रियल नंबर से। देखिए, रियल नंबर से जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो इससे पहले कुछ छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको डन किया जाएगा, ताकि आपको रियल नंबर एकदम आसानी से समझ में और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए, इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जिसको आप याद करते हुए चलिएगा, और साथ ही साथ अपने नोट्स के साथ बैठेगा, मतलब अपनी पेन और कॉपी को लेकर बैठना, नोट्स बनाते हुए चलिएगा और चीज़ों को आराम से समझते हुए चलिए। शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नंबर क्या होता है। नंबर, अगर बात किया जाए नंबर क्या होता है, नंबर मतलब संख्या किसको कहा जाता है, संख्या क्या होता है। तो देखिए, संख्या की अगर बात किया जाए तो संख्या गणित की एक इकाई होती है। गणित की एक इकाई होती है जिसका प्रयोग, ठीक है, देखो मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, आप चीज़ों को समझ के चलेगा। संख्या गणित की एक इकाई होती है जिसका प्रयोग किसी वस्तु को गिनने, ठीक है, कोई वस्तु है, वस्तु को गिनने या फिर किसी स्तर के माप करने हेतु, वस्तु को गिनने या स्तर के माप हेतु किया जाता है, उसको संख्या कहा जाता है। ठीक है, देखो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। संख्या क्या होता है? संख्या गणित की एक इकाई होती है जिसका प्रयोग किसी वस्तु को गिनने या किसी स्तर के माप करने हेतु किया जाता है, उसको संख्या कहते हैं। देखिए, इसी चीज़ को अगर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो चीज़ें कुछ इस प्रकार होंगी। देखिए, जैसे क्या बोला गया कि किसी वस्तु को गिनने, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिएगा पेड़ बना हुआ है, ये पेड़ यहाँ पर कुछ डिजाइन किए गए हैं। देखिए, जैसे अगर पूछ लिया जाए बताओ ये कितने पेड़ है, तो आप क्या करेंगे, इसको काउंट करके बताएंगे 1 2 3 कि ये 3 पेड़ है। आपने इसको कैसे काउंट किया? आपने इसको संख्या की सहायता से काउंट किया। इसके अलावा जैसे मान लीजिए यहाँ पर गोला बना हुआ है, 1 2 3 4 5, आपसे पूछ लिया गया बताओ कितने गोले हैं, तो आपने बोला 5 गोले। 5 कैसे निकल करके आ रहा है? आपने संख्या के माध्यम से इसको गिना हुआ है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, बात किया गया था स्तर के माप की, तो स्तर के माप की अगर हम लोग बात करें, जैसे कोई लेवल है, ठीक है, कोई भी रैंक बना दिया गया, कोई लेवल है। देखिए, ये मान लीजिएगा एक स्कूल है, ये एक स्कूल है, हम लोग मान के चलते हैं इसको कि ये एक स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है। और स्कूल से यहाँ पे कुछ अलग अलग विद्यार्थी हैं जो स्कूल में आते हैं। देखिए, एक ये विद्यार्थी है, एक ये विद्यार्थी है। देखो, इसके घर और स्कूल की जो दूरी है ये 2 किलोमीटर है, और इसके घर और स्कूल की दूरी मान लीजिएगा 5 किलोमीटर है। देखिए, यहाँ पर दूरी के स्तर को बताया जा रहा है, तो देखो आपने कैसे बताया? संख्या के माध्यम से बताया। इसके दूरी का स्तर कितना है? 2 किलोमीटर, और इसके दूरी का स्तर कितना है? 5 किलोमीटर। इसके अलावा जैसे क्लास में फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड जो लिस्ट बनाई जाती है, तो इसमें भी क्या होता है? संख्या का यूज किया जाता है। तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ रही होगी। संख्या क्या होता है? संख्या गणित की एक इकाई होती है जिसका प्रयोग किसी वस्तु को गिनने या किसी स्तर के माप करने हेतु किया जाता है। तो संख्या आपका डन है। अब देखो, संख्या के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि संख्या में आपको एक टर्म मिलेगा डिजिट। डिजिट क्या होता है? अगर डिजिट की कभी बात की जाए, डिजिट मतलब अंक कहा जाता है इसको। अंक क्या होता है? तो जो 0 से 9 तक की संख्याएं होती है, 0 से 9 तक टोटल होता है 10। मतलब ये 0 से 9 तक आप जब लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9। देखिए ये टोटल 10 है, ठीक है। इस 10 को अंक कहा जाता है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या जो सिंगल होती है, मतलब एकल होती है, कोई भी संख्या जो सिंगल होती है, जो एकल होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अंक बोलते हैं। देखो अंक को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपका जो मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर में क्या बोला जाता है, 10 अंक का मोबाइल नंबर। आप कोई भी मोबाइल नंबर लिख दो, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे लिखा है 9192939495। देखो यहाँ पे 10 अंक है, इसको क्या बोलते हैं, 10 अंक का मोबाइल नंबर। इसके अलावा आप अंक को समझने के लिए देखें, जो सिंगल नंबर्स होता है उसी को अंक कहा जाता है। जैसे आपके फोन पे कभी ओटीपी आता है तो वहां पे क्या बोला जाता है, 4 अंकों की ओटीपी, जैसे 1 2 3 4। आपने कोई पासवर्ड बनाया, पासवर्ड को क्या बोलते हैं, 4 अंकों का, 6 अंकों का, 8 अंकों का पासवर्ड होता है। तो अंक क्या होता है, कोई भी ऐसी संख्या जो एकल होती है, मतलब सिंगल होता है, उसको अंक कहते हैं। आप याद रख सकते हैं 0 से 9 तक की जो संख्याएं होती है उसको अंक कहा जाता है। इसके आगे सभी संख्याओं को संख्या की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया कि अंक क्या होता है। तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या जो है, देखो आपका जो रियल नंबर है, या फिर सबसे पहले देख लीजिएगा ये नंबर है, नंबर को 2 भागों में बांटा गया। जो संख्या है, संख्या को 2 भागों में बांटा गया। एक है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या फिर वास्तविक संख्याएं भी इसको बोल सकते हैं। आगे है एक काल्पनिक संख्याएं। देखिए जो वास्तविक होता है इसको बोलते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। और यहाँ पर ये काल्पनिक जो है इसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो ये जो रियल नंबर का पैटर्न है इसी को हमको अपने हाई स्कूल के पहले चैप्टर में पढ़ना है। मतलब क्लास 10th जो हमारी होने वाली है, इसमें जो पहला चैप्टर है इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, और इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। तो शुरू करते हैं वास्तविक नंबर। वास्तविक नंबर क्या होता है, तो देखिए वास्तविक नंबर जब हम लोग शुरू करेंगे रियल नंबर्स को समझाने के लिए, मैं पहले कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिसको आप ध्यान से समझिएगा तो आसानी से चीज़ें समझ में आएगी। देखिए वास्तविक नंबर जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि परिमेय अपरिमेय की कहानी क्या होती है। परिमेय अपरिमेय अगर आप समझ करके चलेंगे ना तो वास्तविक संख्याएं समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो परिमेय अपरिमेय आपने छोटे स्टैंडर्ड पे पढ़ा होगा, आपको बताया जाता है कि कोई भी संख्या परिमेय क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि परिमेय की बात जब की जाती है तो यहाँ पर लिखा जाता है कोई भी संख्या जो p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके, और q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आपको टर्म बताया जाता है। और अपरिमेय में जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो आपने पढ़ा है परिमेय अपरिमेय, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ दूसरे तरीके से बताने जा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में और आप संख्या को पहचान सको। देखो अगर हम लोग बात करेंगे परिमेय और अपरिमेय तो उस कहानी को समझने के लिए आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। देखिए मान लीजिएगा आपके पास संख्या है, ठीक है, कोई भी नंबर लिखा गया संख्या। अब संख्या को 2 तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए संख्या को 2 तरीके से लिखने का आधार क्या है, यहाँ पर 2 आधार बनाया जा रहा है। देख एक संख्या है जो विदाउट दशमलव होता है, मतलब दशमलव के बिना। कोई एक संख्या बनेगी जिसमें दशमलव नहीं होगा, वो संख्या दशमलव के बिना आएगी। और एक संख्या होगी विथ दशमलव या फिर विथ डेसिमल, जिसको बोलते हैं दशमलव के साथ या दशमलव युक्त भी बोला जा सकता है, दशमलव के साथ या दशमलव युक्त। देखिए संख्या को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक संख्या जो दशमलव के बिना, मतलब इसमें दशमलव नहीं रहेगा, और दूसरी संख्या होगी जो दशमलव के साथ आएगी। ये जो दशमलव के बिना की संख्या है इसको पूर्णांक भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको पूर्णांक नाम भी दिया जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछ ले इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, तो कोई भी संख्या जो दशमलव के बिना होता है उसको पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 3 तरीके के होते हैं, एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक, और एक होता है शून्य पूर्णांक। देखिए जो धन पूर्णांक होता है इसमें कोई भी संख्या पॉजिटिव होती है, जैसे +1 +2 ... आप इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऋण पूर्णांक जो है इसमें चीज़ें माइनस में रहती है, जैसे -1 -2, ये भी आप इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। बाकी शून्य पूर्णांक में सिर्फ 0 होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि दशमलव के बिना जो संख्या होता है जिसको पूर्णांक कहा जाता है 3 तरीके का होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक 0 होता है। अब दशमलव के साथ की जो बात है ये भी 3 तरीके से होता है। देखिए दशमलव के साथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो पहला तरीका होता है, पहले तरीके में ऐसी संख्याएं रखी जाती हैं जब दशमलव पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए कोई भी ऐसी संख्या होगी जब दशमलव जिसमें क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। देखो इसको समझने के लिए मैं चीज़ों को कुछ यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिएगा 2.45। देखिए इसके बाद कोई संख्या नहीं है, मतलब दशमलव पूरा पूरा कट चुका है। 3.678 दशमलव पूरा पूरा कट चुका है।
दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए जब दशमलव पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा, देखो जब दशमलव पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, परंतु दशमलव के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति होगी। मतलब दशमलव पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, लेकिन जो दशमलव के बाद के अंक हैं उसकी क्या होगी, अंकों की पुनरावृत्ति होगी। मतलब दशमलव पूरा पूरा कटेगा नहीं, दशमलव के बाद के जो अंक है वो रिपीट करेंगे। देखिए समझने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, मान लीजिएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ पर ये कट नहीं रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6.6 बार। ठीक है, मैंने लिख दिया 3.333 डॉट डॉट डॉट। ये पूरा कट नहीं रहा है, आप सिर्फ रिपीट हो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.3 बार। इसके अलावा आप अगर लिखना चाहो तो आप और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। देखिए अब तीसरे पैटर्न की बात मैं इस साइड कर ले रहा हूं ताकि चीजें तीसरे पैटर्न की बात हम लोग यहीं पर लिख कर ले रहे हैं। देखिए तीसरा पैटर्न क्या होता है, इसमें कुछ भी ऐसा होता है। देखिए जब दशमलव के बाद के अंक पूर्णतः विभाजित नहीं होते तथा उनकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती। ठीक है, मतलब जो दशमलव के बाद के अंक है वो न तो पूर्णतः विभाजित होंगे, न ही उनकी पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति नहीं होती। मतलब दशमलव के बाद जो अंक आएगा न तो कटेगा, न ही उसकी पुनरावृत्ति होगी। देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2.34566 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 3.12896 डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ पे ना तो दशमलव के बाद के अंक कट रहे हैं, न ही उनकी पुनरावृत्ति हो रही। तो आपने देखो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएं, एक साथ देख पाएं। रुकिए, देखो यहाँ पर जो लिखा गया है कि संख्या दो तरीके का होता है। हो सकता है कि आपके फ़ोन में थोड़ा सा छोटा दिखे, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, जिसको दिखाना चाहूँ वो आसानी से दिख जाएगा। ग्रीन लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया, ग्रीन तो एकदम दिख ही नहीं रहा है, चलिए रेड को उठाते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया जा रहा है कि संख्या दो तरीके से लिखा जा सकता है। संख्या दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक दशमलव के बिना होता है और एक दशमलव के साथ होता है। जब संख्या को दशमलव के बिना लिखा जाता है, देखो आपके फ़ोन में हो सकता है छोटा दिखे, अगर आप छोटा डिस्प्ले का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप समझिएगा चीज़ों को, बाकी मैं बोल तो रहा हूँ। देखो जब दशमलव के बिना कोई संख्या लिखा जाता है तो इसको पूर्णांक कहते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाया गया। देखो पूर्णांक तीन तरीके का होता है, एक है धन पूर्णांक, ये रहा, ऋण पूर्णांक ये रहा, और शून्य पूर्णांक, ये पूर्णांक हो गया। बाकी अगला जो है, जब संख्या को दशमलव के साथ लिखा जा सकता है तो ये भी तीन तरीके से। पहला तरीका क्या है, जब दशमलव पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो कि ये है। देखिए विभाजित हो गया, कैसे पता चल रहा है आपको, दशमलव के बाद न तो डॉट 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 दिख रहा है, न तो उसके बाद किसी अंक पर आपको बार लगा हुआ दिख रहा है। दूसरा कंडीशन, जब दशमलव पूर्णतः विभाजित नहीं होगा लेकिन उसके बाद के अंक रिपीट करेंगे, ये आप देख रहे हो। देखो यहाँ पे कटा नहीं, बाद के अंक रिपीट कर रहे हैं। लेकिन और तीसरा कंडीशन क्या है, जब दशमलव न तो पूर्णतः विभाजित होगा और न ही बाद के अंक रिपीट करेंगे। तो ये जो तीसरा कंडीशन आपको दिख रहा है, ये तीसरा कंडीशन जो यहाँ पर बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा और अलग कलर कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें दिखती रहे। व्हाइट उठा लेता हूँ। देखिए ये जो तीसरा कंडीशन आपका दिख रहा है, इसी तीसरे कंडीशन को कहा जाता है अपरिमेय। अपरिमेय मतलब ये जो तीसरा कंडीशन आपको दिख रहा है, जब दशमलव न तो पूरा पूरा विभाजित होगा और न ही दशमलव के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति होगी, इसी को अपरिमेय कहते हैं। बाकी जितनी भी बची हुई सिचुएशन है, ये पूर्णांक से लेते हुए बाकी जो दो दशमलव की सिचुएशन बची हुई है, दो स्थितियां आपको दिख रही है, जो बड़ा सा आपको पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन होता है परिमेय संख्याओं का।
तो देखिए यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। अगर परिमेय की बात करेंगे तो देखो, अब इसको मैं अगले पेज पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीज़ों को आप समझ के चलिएगा। देखो आ जाते हैं अपने पुराने येलो कलर पे। देखो अब आपको कभी भी परिमेय और अपरिमेय अगर सेट करना है तो आप बस ऐसे याद रखिएगा, परिमेय संख्या क्या होता है। जब कभी भी बात की जाएगी परिमेय संख्या की तो आप सीधा सीधा याद रखिएगा, कोई भी पूर्णांक हो, कोई भी पूर्णांक है, ये चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, परिमेय बनेगा। ठीक है, कोई भी दशमलव है, दशमलव अगर दशमलव के साथ बार नहीं आता है, देखो दशमलव के साथ बार आता है तब भी ये बन सकता है, नहीं आता है तब भी बन सकता है। आप ऐसे याद रखिएगा, दशमलव पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, अगर कभी भी दशमलव पूर्णतः विभाज्य है तब भी ये आपका परिमेय है। ठीक है, और दशमलव के बाद के अंक अगर रिपीट कर रहे हैं तब भी आपका परिमेय है। अब परिमेय आपका क्लियर हो चुका है, तो अब बात करते हैं अपरिमेय की। देखिए अपरिमेय की कहानी क्या होती है। अपरिमेय में आपने पहली स्थिति तो ये देख लिया है कि अपरिमेय क्या होता है, जब दशमलव के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति ना हो और न ही दशमलव पूरा पूरा कटे। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो, जैसे 1.0100100010001 ... ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब मैंने लिख दिया। देखो अब लिखने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, आपसे अक्सर बोला जाता है कि जो पाई है, जिसकी वैल्यू होती है 22/7, ये अपरिमेय है। ठीक है, देखो ये अपरिमेय है क्यों, आपने अब तक सुना हुआ है। अब इसको यहाँ पर देख लीजिए और समझ भी लीजिए। देखिए पाई का माने 22/7, यहाँ पर आप रख लीजिएगा 22, भाग कीजिएगा 7 से, 7 त्रिक 21, 1 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 7 एक्का 7, फिर से यहाँ पर 3 बच गया, 0 बढ़ गया, 7 चौका 28, 2 बचा, 0 बढ़ा, 7 दूना 14, 6 बचा, 0 बढ़ा, 7 अठे 56, देखो मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ 56, मान लीजिएगा माइनस करेंगे 4 बच गया, 0 बढ़ गया, 7 बचे 35, 5 बच गया, 0 बढ़ गया, 7 सत्ते 49। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो अभी भी दशमलव पूरा पूरा कटा नहीं है। देखो ये जो पाई है, पाई को आप देख रहे हैं 3.1428 ... दशमलव के बाद के अंक न तो रिपीट हो रहे हैं और न ही कट रहे हैं, इसी कारण पाई को क्या माना जाता है, पाई को अपरिमेय माना जाता है। तो अपरिमेय पाई को क्यों माना जाता है आपको समझ में आ गया। इसके अलावा देखिए कोई भी ऐसी संख्या है, ठीक है, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं बना सकती, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है, जो पूर्ण वर्ग न हो। अब कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग न हो, अगर इसको करड़ी के अंदर रख दिया जाए तो ये संख्या भी हमेशा क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। ठीक है, कोई भी संख्या अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं है और उसको करड़ी के अंदर रख दिया गया है तो क्या रहेगा, वो हमेशा आपका अपरिमेय होगा। एग्जाम्पल जैसे देखिए 2 आपका अपरिमेय है, क्यों, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। करड़ी में 3 ये आपका अपरिमेय है। करड़ी में 4 ये अपरिमेय नहीं है, ये संख्या परिमेय है, क्यों, क्योंकि 4 का पूर्ण वर्ग, ये 4 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए 5 अगर आप देखेंगे 5 अपरिमेय है, करड़ी में 6 अपरिमेय है, करड़ी में 7 अपरिमेय है, करड़ी में 8 अपरिमेय है, लेकिन करड़ी में 9 अपरिमेय नहीं है। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग बना सकता है। तो देखो आपने परिमेय और अपरिमेय के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ लिया है कि परिमेय और अपरिमेय क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोग और भी कॉन्सेप्ट को ऐसे डन करेंगे, धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप पूरे मैथ्स के सिलेबस को समझ करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको यूपी बोर्ड 2023 के लिए कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, जो कि आप घर बैठे और एकदम मुफ्त में कर सकते हो, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस चार्ज है कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखो हम लोग ये पहली क्लास रही, हम लोगों ने सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, अभी परिमेय अपरिमेय सिर्फ डन किया है, न कि हमने